अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अशरफ। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि हम स्मार्ट पीएलएस में एक रिसर्च मॉडल को कैसे रन कर सकते हैं और फिर हम उसके रिजल्ट्स को कैसे इंटरप्रेट कर सकते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये वाला रिसर्च मॉडल मैंने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्रिएट किया था। आज की इस वीडियो में हम इस मॉडल को रन करते हैं। मॉडल को रन करने से पहले मैं थोड़ा सा मॉडल के बारे में बता देता हूँ। हमारा ये एक डिपेंडेंट वेरिएबल है ऑर्गेनाइजेशन इन्वायरमेंटल परफॉर्मेंस, और ये एक मीडिएटिंग वेरिएबल है एम्प्लॉयज़ इको फ्रेंडली बिहेवियर, और दो हमारे पास इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं ग्रीन एचआरएम प्रैक्टिसेस और ग्रीन इन्वायरमेंटल ट्रिगर। तो मैं इस रिसर्च मॉडल को रन करता हूँ। रिसर्च मॉडल को रन करने के लिए हमारे पास स्मार्ट पीएलएस में दो ऑप्शंस हैं। पहले हम यहाँ मेन्यू में इस कैलकुलेशन के ऑप्शन पे क्लिक करें तो हमारे पास यहाँ पे पीएलएस एल्गोरिदम और बूटस्ट्रैपिंग के ये ऑप्शन आ जाते हैं। हम यहाँ से भी एल्गोरिदम और बूटस्ट्रैपिंग रन कर सकते हैं, और हम यहाँ पे टूल बार में देखें तो हमारे पास ये वाला ऑप्शन है। हम जैसे इस पर क्लिक करते हैं तो हमारे पास वही वाले सेम ऑप्शन यहाँ भी शो हो रहे होते हैं। पीएलएस एल्गोरिदम हम उस वक्त रन करते हैं जब हम बीटा कोफिशिएंट वैल्यू या फिर आर स्क्वायर वैल्यू को कैलकुलेट करना चाह रहे हो, और अगर हमने सिग्निफिकेंस वैल्यू को स्टडी करना है तो फिर हम बूटस्ट्रैपिंग रन करते हैं। तो मैं सबसे पहले पीएलएस एल्गोरिदम को रन करता हूँ। जैसे ही आप पीएलएस एल्गोरिदम पे क्लिक करते हो तो आपके पास ये वाला डायलॉग बॉक्स शो होता है। आप जैसे इस पर फिनिश पे क्लिक करें, जैसे ही आप फिनिश पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि रिजल्ट्स कैलकुलेट हो चुके हैं। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे सर्कल के अंदर और बाहर इस लाइन के ऊपर वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है। सर्कल के अंदर वाली वैल्यूज़ को हम आर स्क्वायर वैल्यू कहते हैं, जिसे कोफिशिएंट ऑफ डिटर्मिनेशन भी कहते हैं, और ये जो लाइन के ऊपर वैल्यू इसको हम पाथ कोफिशिएंट या बीटा वैल्यू कहते हैं। पाथ कोफिशिएंट या बीटा वैल्यू से मुराद ये है कि हमारा इंडिपेंडेंट वेरिएबल अगर एक है या दो है या जितने भी हैं वो इंडिविजुअली कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल के आर स्क्वायर में। और आर स्क्वायर से मुराद ये है कि इंडिपेंडेंट वेरिएबल सब ने मिलके कितना इफेक्ट क्रिएट किया है डिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर। ओके, सो वेरी सिंपल सा डिफरेंस है। अब अगर आपका एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो तो आप जस्ट उसके पाथ कोफिशिएंट का स्क्वायर लेंगे तो आपके पास ये आर स्क्वायर की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। फॉर एग्जांपल मैं आपको करके भी दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि 0.750 ये पाथ कोफिशिएंट है। मैं इसका स्क्वायर लेता हूँ। ओके, आप देख सकते हैं वैल्यू 0.562 और यहाँ पे भी 0.562 है। और इसी तरह हमारा यहाँ पे ग्रीन एचआरएम प्रैक्टिसेस, इसकी आर स्क्वायर वैल्यू 0.288 है, और यहाँ पे जो पाथ कोफिशिएंट है वो है 0.537। इसका भी अगर मैं स्क्वायर लूँ तो हमारे पास क्या वैल्यू आती है, आप देख सकते हैं 0.88। तो इस तरह अगर हमारा डिपेंडेंट वेरिएबल में जो आर स्क्वायर वैल्यू है उसकी अगर आप देखना चाह रहे हैं कि वो कैसे कैलकुलेट की, तो आप अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल की पाथ कोफिशिएंट का स्क्वायर लेंगे, लेकिन मेक श्योर कि उसका एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल होना चाहिए। मीन सिंपल रिग्रेशन के कॉन्टेक्स्ट में आप इस तरह ये वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं बाय टेकिंग स्क्वायर ऑफ द पाथ कोफिशिएंट। अब आप देख सकते हैं कि ये वाला वेरिएबल हमारा एम्प्लॉय इको फ्रेंडली बिहेवियर, इसके दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। तो यहाँ पे हम इनका अलग अलग स्क्वायर लेके सम करेंगे तो फिर ये वैल्यू नहीं आएगी। ओके, तो यहाँ पे हमारे पास सिंपल रिग्रेशन नहीं बल्कि मल्टीपल रिग्रेशन एनालिसिस हो रहा है। बेसिकली हम इन वैल्यूज़ को कुछ इस तरह स्टडी करते हैं। अब हम ये भी देख लेते हैं कि इन वेरिएबल्स के इंडिकेटर्स कैसे शो हो रहे हैं। ओके, मैं इस पर हाइड शो पे क्लिक करता हूँ तो हमारे पास ये इंडिकेटर शो हो गए। मैं इनको राइट अलाइन कर लेता हूँ, आप देख सकते हैं, और इसी तरह मैं इनके भी शो कर लेता हूँ और इनको मैं टॉप अलाइन कर लेता हूँ या फिर बॉटम। ओके, यहाँ पे कुछ थोड़ी अच्छे दिखाई नहीं दे रहे तो मैं इनको लेफ्ट अलाइन कर लेता हूँ और इनको थोड़ा सा यहाँ यूँ मूव कर लेता हूँ। ओके ओके, अब आप देख सकते हैं कि ये कुछ इस तरह हो गए। इसी तरह मैं इनके भी शो कर लेता हूँ और यहाँ अब आप देख सकते हैं कि हमारा जो मेजरमेंट मॉडल है कुछ इस तरह शो हो रहा है। ये जो वैल्यूज़ हैं बॉक्स के साथ साथ ये जितनी भी, इनको हम मेजरमेंट मॉडल कहते हैं।
और हम मेजरमेंट मॉडल में रिलायबिलिटी और वैलिडिटी को स्टडी करते हैं। और जबकि ये वाली जो रिलेशनशिप शो हो रहे हैं इनको हम स्ट्रक्चरल मॉडल कहते हैं। तो मैंने अपनी एक प्रीवियस वीडियो में बताया था कि स्मार्ट पीएलएस में हम स्ट्रक्चरल मॉडल के बेस पे डाटा एनालिसिस करते हैं और इसमें हम आर स्क्वायर और बीटा वैल्यू देखते हैं और उसके साथ साथ सिग्निफिकेंस भी देखते हैं। जबकि मेजरमेंट मॉडल में ये जो हमारी बॉक्स वैली फैक्टर लोडिंग्स हैं इनको हम मेजरमेंट मॉडल के लिए यूज़ करते हैं। मींस कि अगर हमने क्रोनबेक अल्फा वैल्यू कैलकुलेट करनी है या कंपोजिट रिलायबिलिटी कैलकुलेट करनी है या फिर एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो हमें रिलायबिलिटी और डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी और कन्वर्जेंट वैलिडिटी के बारे में बताती हैं, तो बेसिकली ये तमाम वैल्यूज़ इन फैक्टर लोडिंग के बेस पे कैलकुलेट करते हैं। तो अब आप देख सकते हैं फॉर एग्जांपल ये हमारा ग्रीन एचआरएम प्रैक्टिसेस के 4 आइटम्स हैं या इंडिकेटर्स हैं, इनकी ये फैक्टर लोडिंग्स हैं। और सिमिलरली इसी तरह हमारे डिपेंडेंट वेरिएबल OEP इनकी ये 7 इंडिकेटर्स हैं और इनकी ये फैक्टर लोडिंग शो हो रही है। ये अब क्योंकि रिफ्लेक्टिव कॉन्स्ट्रक्ट है तो लिहाजा इनकी जो एरोज हैं वो सर्कल से बॉक्स की तरफ हैं। अगर हमारा कोई एक वेरिएबल फॉर्मेटिव है तो उनके एरोज फिर बॉक्स से सर्कल की तरफ होंगे। और रिफ्लेक्टिव और फॉर्मेटिंग में ये फ़र्क होता है कि इंडिकेटर्स बेसिकली एक ही बात को डिस्कस कर रहे होते हैं। मींस ये सारे रिस्पॉन्सेज एक ही चीज़ के रिलेटेड होते हैं और काफ़ी हाईली कोरिलेटेड होते हैं। जबकि हमारे पास फॉर्मेटिव में ये इंडिकेटर रिलेटेड नहीं होते, डिफरेंट होते हैं, हर एक पे डिफरेंट बात हो रही होती है, तो इसलिए इनको फॉर्मेटिव सेकेंड ऑर्डर कॉन्स्ट्रक्ट कहते हैं। अगर फॉर एग्जांपल हमारा कोई एक वेरिएबल लेट से ये वाला अगर हमारा फॉर्मेटिव है तो इसके इंडिकेटर्स कुछ इस तरह होंगे, आप देख सकते हैं कि बॉक्स से सर्कल की तरफ आ रहे हैं। तो आज की इस वीडियो में मैं सिर्फ रिफ्लेक्टिव कॉन्स्ट्रक्ट पे ही फोकस करता हूं और आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में मैं आप लोगों को फॉर्मेटिव कॉन्स्ट्रक्ट के बारे में भी बताऊंगा। तो मैं दोबारा यहाँ पे पीएलएस एल्गोरिथम रन कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हैं कि ये हमारे सारे फैक्टर लोडिंग्स शो हो रही हैं। अब हम इनकी रिपोर्ट्स को डिस्कस करते हैं। सिग्निफिकेंट वैल्यूज़ को कैलकुलेट करने से पहले रिपोर्ट कैसे हम देखते हैं, हम यहाँ पर या फिर इस रिपोर्ट के ऑप्शन पे क्लिक करते हैं और यहाँ पे डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट का ये ऑप्शन पे क्लिक करते हैं तो हमारे पास ये वाली रिपोर्ट शो हो रही है। अब आप देख सकते हैं कि इसमें काफ़ी सारी वैल्यूज़ हैं। अगर हम इनको वन बाय वन सबको डिस्कस करें तो काफ़ी टाइम लगेगा। मैं मेन चीज़ें बता देता हूँ। हम ज़्यादातर आउटर लोडिंग्स, आउटर वेट्स और ये क्वालिटी क्राइटेरिया में क्रॉस लोडिंग, लेटेंट वेरिएबल कोरिलेशन, ओवरव्यू और टोटल इफेक्ट को स्टडी करते हैं। आउटर वेट्स को हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, ये हम उस वक्त स्टडी करते हैं जब हमारा वेरिएबल फॉर्मेटिव नेचर का हो। जैसे कि ये रिसर्च मोड है, इसमें अगर कोई एक या दो वेरिएबल फॉर्मेटिव कॉन्स्ट्रक्ट हैं तो फिर हम इन आउटर वेट को स्टडी करते हैं। अब राइट नो क्योंकि हमारे पास सारे रिफ्लेक्टिव कॉन्स्ट्रक्ट हैं तो फिर हम आउटर वेट को स्टडी नहीं करेंगे बल्कि आउटर लोडिंग यूज़ करते हैं और इन्हीं की बेस पे हमारी ये वाली वैल्यूज़ कैलकुलेट होती हैं। ओके, सो क्रॉस लोडिंग में हम डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी और कन्वर्जेंट वैलिडिटी को स्टडी करते हैं। अब जैसे कि आउट लोडिंग में अगर हम देखें तो हमारे पास EA1.7352 है और हम यहाँ देख सकते हैं EA1 हमारे पास ये EA1.735 है। ओके, ये देख सकते हैं। अगर आप इसके डेसिमल को कम करना चाह रहे हैं तो यहाँ से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। ओके, मैं कम कर देता हूँ। देख सकते हैं 0.735 है और यहाँ पे हमारे पास 0.735 शो हो रहा है। तो इसी तरह ये सेम वही वैल्यूज़ हैं जो यहाँ पे शो हो रही हैं। सो पाथ कोफिशिएंट में हम देख सकते हैं कि लाइक ग्रीन इन्वायरमेंटल ट्रिगर की वैल्यू एम्प्लॉय इको फ्रेंडली बिहेवियर के लिहाज से पाथ कोफिशिएंट 0.335 है। सो हम देख सकते हैं यहाँ पे ये देख सकते हैं 0.335 है कि ये वैल्यू है। ओके, तो इस तरह ये सारे कोफिशिएंट जो यहाँ पे शो हो रहे हैं वो यहाँ पे नज़र आ रहे होंगे। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय को फ्रेंडली बिहेवियर की जो पाथ कोफिशिएंट है विद रिस्पेक्ट टू डिपेंडेंट वेरिएबल 0.750 है। हम देख सकते हैं कि 0.750 यहाँ पे शो हो रहे हैं। सो इस तरह हम इस पाथ कोफिशिएंट वाले ऑप्शन में हमारे पास हमारे तमाम रिलेशनशिप्स के पाथ कोफिशिएंट्स यहाँ पे शो हो रहे होंगे। और क्रॉस लोडिंग में हम देखते हैं डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी और इसमें हम ख़ास तौर पे ये स्टडी करते हैं कि हमारे वेरिएबल के जितने भी आइटम्स हैं, इंडिकेटर्स हैं, वो उसी वेरिएबल पर ही लोड हो कंपेयर टू अदर वेरिएबल्स और उनकी फैक्टर लोडिंग हाईएस्ट होनी चाहिए कंपेयर टू अदर वेरिएबल्स लोडिंग।
अब फॉर एग्जांपल देखें, ये हमारा एक वेरिएबल है इन्वायरमेंटल अवेयरनेस, जो कि हमने ग्रीन इन्वायरमेंटल ट्रिगर के लिए यूज़ किया था। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे इस कॉलम पे ग्रीन इन्वायरमेंटल ट्रिगर पे हाईली लोड हो रहा है। यहाँ पे वैल्यूज़ 0.7 और इस तरह ज़्यादा है कंपेयर टू अदर वेरिएबल्स के साथ आप कंपेयर करें। तो देखिए फॉर एग्जांपल EA1 है, वो कंपेयर टू EEB, GHRMP, OEP, यहाँ GET पे ज़्यादा लोड हो रहा है। इसी तरह बाकी वेरिएबल, अगर कोई आइटम रेस्पेक्टिव वेरिएबल की बजाय किसी और वेरिएबल पे लोड हो रहा हो, तो इसका मतलब ये है कि वो डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी होल्ड नहीं करता, तो उसे हमें अपने डाटा एनालिसिस डिलीट करना होता है। अगर सारे आइटम्स अपने रेस्पेक्टिव वेरिएबल पे लोड हो रहे हैं, तो फिर हम उनको रिटेन करते हैं और कहते हैं कि हमारे डाटा में डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी होल्ड करती है। तो इस तरह आप 1 बाय 1 तमाम वेरिएबल्स के आइटम्स को देखते हैं, आया कि वो अपने ही वेरिएबल पे लोड हो रहे हैं या किसी क्रॉस वेरिएबल पे लोड हो रहे हैं। सेकंड, ये वाला ऑप्शन हमारे पास क्वालिटी क्राइटेरिया में कोरिलेशन का है। तो कोरिलेशन हम स्टडी करते हैं कि आया के वेरिएबल्स के दरमियान एसोसिएशन कितनी है, और यहाँ पे हम डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी फॉर्नर लार्कर क्राइटेरिया के मुताबिक भी स्टडी करते हैं। उसके लिए हम एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके हम रेस्पेक्टिव तमाम कोरिलेशंस के साथ कंपेयर करते हैं। फॉर एग्जांपल EEB का जो एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड है, उसका हम स्क्वायर रूट लेंगे और फिर हम इसी कॉलम में तमाम वैल्यूज के साथ कंपेयर करेंगे, और स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन ऑल कोरिलेशन वैल्यूज। सिमिलरली इसी तरह GET, GHRMP और OEP की एवरेज वेरिएंस एक्सट्रैक्टेड का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करके उसकी कोरिलेशन वैल्यू से कंपेयर करते हैं। तो अगर स्क्वायर रूट ऑफ एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड वैल्यू ऑफ ए पर्टिकुलर वेरिएबल ग्रेटर देन ऑल अदर वेरिएबल कोरिलेशंस, देन वी से डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी होल्ड करती है। तो इस तरह हम कोरिलेशन और डिस्क्रिमिनेंट वैलिडिटी को स्टडी करते हैं। अभी मैं जस्ट ब्रीफली आपको बता रहा हूँ, बाद में डिटेल में हम इनको आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में डिस्कस करेंगे। सो ओवरव्यू में हमारे पास यहाँ पे एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड की वैल्यू शो हो रही है, कंपोजिट रिलायबिलिटी, आर स्क्वायर, क्रोनबेक अल्फा वैल्यू, कॉमनैलिटी और रिडंडेंसी यहाँ पे शो हो रही है। नॉर्मली हम फोकस करते हैं क्रोनबेक अल्फा वैल्यू पे, जो कि शुड बी ग्रेटर देन 0.6। आप देख सकते हैं कि सारी रिलायबल है। उसी तरह कंपोजिट रिलायबिलिटी को भी देखते हैं हम, और उसके साथ साथ एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड वैल्यू को भी देखते हैं। तो यहाँ से हमें पता चलता है कि हमारे मेजर्स कितने रिलायबल और वैलिड हैं। इसी तरह टोटल इफेक्ट्स में हम उन्हीं पाथ कोफिशिएंट्स को देखते हैं, लेकिन यहाँ पे हम सिग्निफिकेंट वैल्यू को नहीं दे सकते। सिग्निफिकेंट वैल्यू के लिए हमें मॉडल में जाके बूटस्ट्रैपिंग करनी होती है। सो वो भी मैं आपको करके दिखाता हूँ। हमारे इस पर्टिकुलर रिपोर्ट में नॉर्मली हम फोकस करते हैं आउटर लोडिंग, अगर हमारा रिफ्लेक्टिव कॉन्स्ट्रक्ट है, अगर फॉर्मेटिव है तो हम आउटर वेट्स को भी देखते हैं। इसके अलावा हम पाथ कोफिशिएंट्स को देखते हैं, और क्वालिटी क्राइटेरिया की इन चारों ऑप्शंस को भी हम स्टडी करते हैं। क्रॉस लोडिंग को देखते हैं, लेटेंट वेरिएबल कोरिलेशंस को स्टडी करते हैं, ओवरव्यू में रिलायबिलिटी वैलिडिटी को देखते हैं, जिनमें क्रोनबेक अल्फा वैल्यू, कंपोजिट रिलायबिलिटी, एवरेज वेरिएंस एक्सपेक्टेड को ज़्यादा फोकस करते हैं। अब मैं आप लोगों को बूटस्ट्रैपिंग के ज़रिए इनकी सिग्निफिकेंस वैल्यू को कैलकुलेट करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं कि इसका जो इफेक्ट है इंडिपेंडेंट वेरिएबल का डिपेंडेंट पे, वो 0.75, लेकिन बट वी डोंट नो वेदर इट्स सिग्निफिकेंट और नॉट। तो उसके लिए हम यहाँ पे बूटस्ट्रैपिंग रन करते हैं, इस वाले ऑप्शंस को यूज़ करते हैं। बूटस्ट्रैपिंग में हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन हैं, केसेस और सैंपल्स। केसेस में हम नॉर्मली वो वैल्यू लिखते हैं जो हमारे सैंपल साइज को रिफ्लेक्ट कर रही होती है। मींस इसमें हमारे इस डाटा सेट में हमारे पास सैंपल है 396। अगर आपका 396 के अलावा कुछ और है, जितना भी है सैंपल साइज, वो आप यहाँ पे लिखेंगे। और सब सैंपल्स में यहाँ पे आप 200 भी लिख सकते हैं, 500 भी लिख सकते हैं, 5000 भी लिख सकते हैं। स्मार्ट PLS 3 में ये वाली चीज़ें थोड़ी सी चेंज हो गई। वहाँ पे आप केसेस नहीं लिखते, बस डायरेक्टली सब सैंपल लिखते हैं, जो कि 500 या 5000 होता है। मैं अब फिनिश पे क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं कि बूटस्ट्रैपिंग एल्गोरिदम रन हो रहा है, और अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास सिग्निफिकेंट वैल्यू शो हो रही है। अब आउटर लोडिंग को भी आप देख सकते हैं, उनकी भी सिग्निफिकेंट वैल्यू कैलकुलेट हो चुकी है, और हमारे पाथ कोफिशिएंट की भी। तो मैं इनको हाइड कर देता हूँ, इनकी अभी ज़रूरत नहीं है मुझे।
अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास यहाँ पे पाथ कोफिशिएंट की वैल्यूज़ 1.96 से ग्रेटर है। जब भी आप सिग्निफिकेंट वैल्यू को स्टडी करते हैं तो हम नॉर्मली टी वैल्यूज़ को देखते हैं, और ये जो वैल्यूज़ आपको शो हो रही हैं ये बेसिकली टी वैल्यूज़ हैं। टी वैल्यू शुड बी ग्रेटर देन 1.96 फॉर सिग्निफिकेंट। तो इसका मतलब ये है कि ये तमाम रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट हैं। तो इनकी रिपोर्ट हम कैसे देखते हैं, हम यहाँ पे जाएंगे और इस डिफ़ॉल्ट रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे। तब आप देख सकते हैं कि ये वाली हमारी बूटस्ट्रैपिंग की रिपोर्ट है, और यहाँ पे हमारे पास सिग्निफिकेंट की वैल्यूज़ भी होंगी और साथ साथ पाथ कोफिशिएंट और आर स्क्वायर की वैल्यूज़ भी होंगी। हम यहाँ पर ये पाथ कोफिशिएंट इस वाले ऑप्शंस को यूज़ करते हैं नॉर्मली, और उसके साथ साथ हम ये टोटल इफेक्ट को भी स्टडी करते हैं। तो मैं आप लोगों को पाथ कोफिशिएंट के इस ऑप्शन में बताता हूँ कि हमारे पास देख सकते हैं कि रिलेशनशिप और उनकी पाथ कोफिशिएंट वैल्यू, और यहाँ पे सैंपल मीन, स्टैंडर्ड डेविएशन, स्टैंडर्ड एरर और टी स्टैटिस्टिक की वैल्यू शो हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि हमारा ये पहला वाला रिलेशनशिप, एम्प्लॉय इको फ्रेंडली बिहेवियर हैज़ ए इफेक्ट ऑन ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंटल परफॉर्मेंस, या दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि EEB प्रेडिक्ट OEP। और इसकी हमारे पास क्या रिपोर्ट शो कर रही है कि यहाँ पे पाथ कोफिशिएंट वैल्यू है 0.749, और मीन वैल्यू हमारे पास 0.7551 है, और इसी तरह स्टैंडर्ड डेविएशन की वैल्यू है, और ये हमारे पास इसकी टी वैल्यू। नॉर्मली हम फोकस करते हैं पाथ कोफिशिएंट पे और टी वैल्यू पे। अब देख सकते हैं कि टी वैल्यू विच इज़ 28.1657 है, विच इज़ ग्रेटर देन 1.96। सो हम कह सकते हैं कि ये रिलेशनशिप सिग्निफिकेंट है। इसी तरह बाकी तमाम रिलेशनशिप भी सिग्निफिकेंट है बिकॉज ऑल वैल्यूज़ आर ग्रेटर देन 1.96। आई होप आज की इस वीडियो में आप लोगों ने अंडरस्टैंड कर लिया होगा कि कैसे हम स्मार्ट PLS में अपने रिसर्च मॉडल को रन करते हैं, और फिर हम PLS एल्गोरिदम में पाथ कोफिशिएंट और आर स्क्वायर वैल्यूज़ को स्टडी करते हैं, जबकि बूटस्ट्रैपिंग में सिग्निफिकेंट की वैल्यूज़ होती हैं। रिलेटेड रिपोर्ट्स में जाके रिजल्ट्स को स्टडी कर सकते हैं और उनको इंटरप्रेट कर सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू देयर पाथ कोफिशिएंट, आर स्क्वायर, विद रिस्पेक्ट टू देयर क्वालिटी क्राइटेरिया इन टर्म्स ऑफ रिलायबिलिटी एंड वैलिडिटी। और इसी तरह हम सिग्निफिकेंस को भी यहाँ से स्टडी कर सकते हैं। आने वाली नेक्स्ट वीडियोस में मैं आप लोगों को डिटेल के साथ इनके रिलायबिलिटी और वैलिडिटी और मेजरमेंट मॉडल के अदर पर्सपेक्टिव को स्टडी करूंगा, और इसके साथ साथ फिर हम स्ट्रक्चरल मॉडल को भी देखेंगे। अगर आपको आज की ये वाली वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो प्लीज़ चैनल भी सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली नेक्स्ट वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलता रहे। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।